नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। अब हम शुरू करेंगे विद्युत चुंबकीय या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा पेपर, थोड़ा डेफिनेशन परिभाषा फॉर्मूले पे डिपेंड रहेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा मिक्स सा पैटर्न है। समझने की दृष्टि से बहुत ही आसान पेपर है, बस साथ साथ पढ़ते चले जाइएगा। भी जैसे क्लास हुई, क्लास के बाद एक बार थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया और थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद अगली क्लास में बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी। न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कुछ फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे जो बहुत आसानी पूर्वक अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बेसिक चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपका क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र या वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे पहले तो हम। उसके बाद में मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चुंबकत्व पढ़ेंगे, उसकी प्रवृत्ति पढ़ेंगे, उसका क्या नेचर है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं बेसिक से, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लगाइए, हेडिंग लगाइए, सदिश और अदिश क्षेत्र। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए, सदिश और अदिश क्षेत्र। हेडिंग लगा लो, सदिश और अदिश क्षेत्र, सदिश और अदिश क्षेत्र। वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। तो ये हेडिंग लगाइए, सदिश और अदिश क्षेत्र, वेक्टर एंड स्केलर फील्ड। ठीक है, हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें लेते हुए। नाम से ही मालूम चल गया होगा कि सर सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, देखो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा अभी। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा क्षेत्र या फील्ड। क्षेत्र या फील्ड आने के बाद में क्षेत्र या फील्ड को हम डिवाइड करेंगे दो भागों में या दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा सदिश क्षेत्र जिसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं, और एक पार्ट होगा आपके पास अदिश क्षेत्र जिसको हम कहते हैं स्केलर फील्ड। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे प्यारे दोस्तों। तो क्षेत्र या फील्ड सीखेंगे, क्षेत्र या फील्ड पढ़ने के बाद उसको डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, फिर इनकी बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे, फिर इनके डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही हम इनके डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इनके ऊपर आधारित या इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी ओर चलेंगे। तो सारा काम अगर स्टेप वाइज करोगे, सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी और बहुत आसानी पूर्वक इस पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स आप अटेन कर सकते हो। ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहां हम समझ नहीं सकते चीज़ों को, जहां हम थ्योरी खुद से बना के नहीं लिख सकते चीज़ें। एक बार पढ़ लेंगे, डेरिवेशंस इतने आसान हैं कि एक बार अगर भली भांति समझ गए तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें होती चली जाएंगी। बस ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी साथ साथ मेहनत करने की और साथ साथ प्रैक्टिस करने की। तो लिखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम भौतिक राशि का क्षेत्र। सबसे पहले हेडिंग लगाइए, भौतिक राशि का क्षेत्र, भौतिक राशि का क्षेत्र। सबसे पहले हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों, भौतिक राशि का क्षेत्र या फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि का क्षेत्र या जिसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हेडिंग लगाइए प्यारे बच्चों सबसे पहले। तो देखिए भौतिक राशि का क्षेत्र या फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग सबने लगा लिया होगा कि वो भौतिक राशि या वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए वो क्षेत्र या वो फील्ड जिसमें उसके प्रेक्षण बिंदु की सहायता से, उसके प्रेक्षण बिंदु या उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की सहायता से हम उसके दिशा या डायरेक्शन को बता सकते हैं, उसके परिमाण या मैग्नीट्यूड को बता सकते हैं, दोनों को डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि का क्षेत्र। तो एक बार पहले डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद मैं एक एक चीज़ को क्लियर कराऊंगा। एक बार प्यारे बच्चों पहले डेफिनेशन लिखिएगा और उसके बाद हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो लिखिए इसमें, वह क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक राशि का मान, वह क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक राशि का मान
भौतिक राशि का मान। फिर ब्रैकेट में लिखिए भौतिक राशि के मान में क्या क्या बता सकता है आपको, दिशा या डायरेक्शन भी बता सकता है, या परिमाण या मैग्नीट्यूड की बात हो सकती है, या फिर किसकी बात हो सकती है, दोनों भी जान सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिखिए दिशा या परिमाण या दोनों। तो वह क्षेत्र जिसमें किसी भौतिक राशि का मान ब्रैकेट में लिख लिया दिशा या परिमाण या दोनों प्रेक्षण बिंदु की स्थिति का फलन हो, या दोनों प्रेक्षण बिंदु की स्थिति का फलन हो, 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 तो उसे भौतिक राशि का, तो उसे भौतिक राशि या भौतिक सदिश का, तो उसे भौतिक राशि का क्षेत्र कहते हैं, तो उसे भौतिक राशि का क्षेत्र कहते हैं, तो उसे भौतिक राशि का क्षेत्र कहते हैं। A field in which value of physical quantity is function of ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, या और लगा के क्या लिख सकते हैं, बोथ। ए फील्ड इन विच द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख लीजिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ इज फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, is function of position of observation point, is function of position of observation point, is function of position of observation point, is called field of the physical quantity, is called field of the physical quantity, is called the field of physical quantity। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, फील्ड का मतलब क्या हुआ। कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, और उस भौतिक राशि का क्षेत्र क्या है, भौतिक राशि का क्षेत्र या फील्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि जो भी आपका प्रेक्षण बिंदु है जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी बिंदु है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेक्षण बिंदु या ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, मेजर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेक्षण बिंदु। तो अगर कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, उसका मान या वैल्यू किसका फंक्शन हो, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति का, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति का फलन या फंक्शन हो, पोजीशन ऑफ प्रेक्षण बिंदु की स्थिति का फलन या फंक्शन हो। जैसे भाई इसकी स्थिति मान लो कहाँ है, XYZ पे आपकी, तो अगर इसका फंक्शन हो, आपकी कोई भी राशि है, मान लो G है, और वो G किसका फंक्शन है, XYZ का, तो ये जो होगा आपके पास, ये इस भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी G का क्या होगा, क्षेत्र होगा। दोबारा से समझिए, आसान शब्दों में समझिएगा कि किसी भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी का अगर क्षेत्र बताना हो, तो उसका मान या जब वैल्यू बताते हैं, जब उस फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या बताते हैं, मान या वैल्यू जब डिस्कस करते हैं, तो वो मान या वैल्यू फंक्शन या फलन होनी चाहिए किसका, जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो प्रेक्षण बिंदु या ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। भैया मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट XYZ, आपकी फिजिकल क्वांटिटी कोई G है, भौतिक राशि G है, तो G फंक्शन है किसका, XYZ का, तो ये क्या बनेगा, इस G के लिए ये क्या बन जाएगा, आपके पास क्षेत्र या फील्ड बन जाएगा। अब देखिए भौतिक राशि का क्षेत्र। अब भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी प्यारे बच्चों दो प्रकार की होती है, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, हम भली भांति जानते हैं। एक तो सदिश राशि होती है और एक क्या होती है आपके पास, अदिश। एक सदिश राशि होती है और एक क्या होती है आपके पास, अदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी होती है एक आपके पास, और एक आपके पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी और एक आपके पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी।
अभी तो एक साथ ही कह दिया था भौतिक राशि, दोनों की बात हो गई थी, क्षेत्र या फील्ड की बात होगी। अब एक बार भौतिक राशि की जगह सदिश लिखेंगे तो सदिश का क्षेत्र आएगा, और एक बार अदिश या स्केलर लेके आएंगे तो स्केलर का क्षेत्र या क्या पढ़ेंगे, फील्ड पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियों के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फील्ड या क्षेत्र को हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं कितने भागों में, 2 भागों में। एक तो कौन सा होगा, सदिश क्षेत्र। जब भौतिक राशि सदिश लेके चलेंगे तो सदिश क्षेत्र या वेक्टर फील्ड बनेगा आपके पास। और जब भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी अदिश होगी, जब स्केलर होगी, तो कौन सा क्षेत्र बनेगा, स्केलर फील्ड बनेगा आपके पास। तो जहां तक लिखा उससे नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा मेरे बच्चों। सदिश एवं अदिश राशियों के आधार पर, सदिश एवं अदिश राशियों के आधार पर, सदिश एवं अदिश राशियों के आधार पर क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सदिश एवं अदिश राशियों के आधार पर क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सदिश एवं अदिश राशियों के आधार पर क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सदिश एवं अदिश राशियों के आधार पर क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज fields are divided into 2 parts. Fields are divided into 2 parts. नंबर फर्स्ट कौन सा होगा हमारे पास, एक तो कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सदिश क्षेत्र या जिसको हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। एक तो होगा हमारे पास सदिश क्षेत्र या जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। सदिश क्षेत्र या जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अदिश क्षेत्र। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अदिश क्षेत्र जिसे हम कहते हैं स्केलर फील्ड। दूसरा हमारे पास क्या होगा, अदिश क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड। नीचे लिख लीजिए, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स या 2 कैटेगरीज। सदिश क्षेत्र या वेक्टर फील्ड, अदिश क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड। पहले बेसिक सा आइडिया लिया हमने किसका, फील्ड का। फील्ड क्या होता है कि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति का फलन होता है। प्रेक्षण बिंदु की जहाँ से हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन का जो फंक्शन होता है वो क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। ठीक है, यही तो लिखा, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति या पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब हमने ये जो पढ़ा पहले, ये तो बेसिक पढ़ा था, भौतिक राशि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी खुद भी कितने रूप में डिवाइडेड है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, वेक्टर फील्ड एंड दैट इज अनदर इज स्केलर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड की अगर बात करें तो सदिश क्षेत्र बन जाएगा इससे, और दूसरा कौन सा बन जाएगा, अदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड। तो ये हो गई। अब इनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज को। पहले हम डिस्कस करेंगे सदिश क्षेत्र को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, अदिश क्षेत्र को। तो नीचे दोबारा से हेडिंग लगाइएगा, फर्स्ट पॉइंट लगा के, नीचे दोबारा से हेडिंग लगाइएगा फर्स्ट पॉइंट लगा के। और फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, सदिश क्षेत्र या वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, वेक्टर फील्ड। अब देखिए, सदिश क्षेत्र में जो राशि होगी, भौतिक राशि या जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी मेरे बच्चों, सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। भाई जब बात ही हम सदिश क्षेत्र की कर रहे हैं, वेक्टर फील्ड में हम जा रहे हैं, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, जो भौतिक राशि हमारे पास होगी, वो कौन सी होगी, सदिश राशि। तो सदिश राशि से अगर क्षेत्र बनाना हो तो परिभाषा वही होगी कि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर भी निर्भर करेगा, और यहाँ से किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी दिशा या डायरेक्शन की भी बात आएगी। क्योंकि कौन सी चीज़ पर बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सदिश क्षेत्र में। किस में बात कर रहे हैं हम, सदिश क्षेत्र में। तो लिखिए इसके अंदर, वह क्षेत्र जिसमें, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर और चीज़ें बता देते हैं। वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान, वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान, वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान, सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों, सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों तथा स्थिति, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों तथा स्थिति,
प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों तथा स्थिति पर निर्भर करता है तो वह सदिश क्षेत्र कहलाता है। 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 वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान, रिपीट कर रहा हूँ, वह क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों तथा स्थिति पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों तथा स्थिति पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों तथा स्थिति पर निर्भर करता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। A field in which, इंग्लिश में लिखिएगा, a field in which the value of vector quantity, a field in which the value of vector quantity depends on, a field in which the value of vector quantity depends on coordinates and position, of observation point, depends on coordinates and position of observation point, depends on coordinates and position of observation point, depends on coordinates and position of observation point is called vector field, आगे लिखे, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की, एक लाइन और लिखिए फिर समझाता हूँ। इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर सदिश राशि का मान या दिशा या दोनों, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित होने पर सदिश राशि का मान या दिशा या दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। In this field, by changing the position of observation point, in this field, by changing the position of observation point, in this field, by changing the position of observation point, there is also change in the value or direction or both. There is also change in the value or direction or both. There is also change in the value or direction or both. There is also change in the value or direction or both. There is also change in the value or direction or both of the vector quantity. देखिए प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि सदिश क्षेत्र में कौन सी राशि या कौन सी क्वांटिटी काम में आती है? सदिश राशि। अरे कौन सी क्वांटिटी काम में आएगी? सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वेक्टर क्वांटिटी का जो मान या वैल्यू है वो जो प्रेक्षण बिंदु होता है जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ को, उस प्रेक्षण बिंदु या उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स और उसकी स्थिति या पोजीशन दोनों पे निर्भर करती है। अगर हम प्रेक्षण बिंदु को बदल दें, इधर उधर कर लें, तो उसको इधर उधर करने से मान भी बदल सकता है, और सदिश राशि है तो दिशा या डायरेक्शन भी बदल सकती है, या दोनों भी बदल सकते हैं। अगर इसमें प्रेक्षण बिंदु को इधर उधर हिला दिया, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, चेंज इन पोजीशन हो गया अगर उसके साथ, तो आपकी जो सदिश राशि है उसकी मान या वैल्यू भी बदल सकती है, उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। दोनों चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है। अब सर इसको हम लिखेंगे गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म में। किस में लिखेंगे? गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म में। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम अगर गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें
तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो नीचे अगली लाइन में एक लिखिएगा गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म, इसी में लिखिएगा, सदिश क्षेत्र में बात कर रहे हैं अभी। अगली लाइन में लिखिए गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म और उसके आगे लिख दीजिए ए। अब सदिश की बात है तो वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये फंक्शन किसका होगा, एक्स का, वाई का और किसका होगा, जेड का। अरे फंक्शन किसका होगा, एक्स का, वाई का और जेड का, उसकी पोजीशन का होगा, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी आएगी इसके अंदर। तो ए है जो होगा आपका फंक्शन होगा एक्स का, वाई का, जेड का, जो प्रेक्षण बिंदु होगा। अब एक्स वाई जेड तो स्थिति या निर्देशांक बता दिए इसने, इसके बाद वेक्टर की इंक्लूड हो गया, इसका मतलब ये किसकी बात करेगा, दिशा या डायरेक्शन को भी बता देगा। ठीक है, तो गणितीय रूप हो गया सदिश क्षेत्र का, मैथमेटिकल फॉर्म होगी आपके पास ए इज इक्वल टू ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो गया। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई प्यारे बच्चों, सदिश क्षेत्र की। सदिश क्षेत्र में जो राशि होती है वो कौन सी होती है, सदिश राशि। ऐसी चीज़ों को याद रखा करो। सदिश राशि किस पे निर्भर करती है, प्रेक्षण बिंदु या जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन हम लेके चलेंगे उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के निर्देशांक और स्थिति, कोऑर्डिनेट और पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर उस प्रेक्षण बिंदु को इधर उधर हिला दिया, अगर उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए या पोजीशन चेंज हो जाए अगर उसमें, तो क्या होगा, अगर उसमें पोजीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जो राशि थी आपकी क्वांटिटी ए थी, उस क्वांटिटी की दिशा भी बदल सकती है, उसकी मान या वैल्यू बदल सकती है, या दोनों भी बदल सकती है। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर गणितीय रूप में सदिश क्षेत्र को लिखना हो तो ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, नीचे एक लाइन लिखिए, इस क्षेत्र को वक्र रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जिनके आगे एप्लीकेशंस आएंगे, जिनके आगे अनुप्रयोग या यूज लेंगे हम। इस क्षेत्र को वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं। इस क्षेत्र को वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस क्षेत्र को वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं। जिन्हें क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं या बल रेखाएं कहते हैं। दिस फील्ड इज डिनोटेड बाय curve lines. This field is noted by curve lines. And these lines are called field lines. This field is noted by curve lines, and these lines are called field lines, flux lines, or these lines are called field lines or flux lines or force lines. These lines are called field lines, flux lines, या क्या कह सकते हैं इनको, force lines कह सकते हैं। अब देखिए सदिश क्षेत्र को हम किसके द्वारा आगे जब पढ़ेंगे, डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी, तो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, वक्र रेखाओं के रूप में। कर्व लाइंस होती हैं सदिश क्षेत्र के लिए, वक्र रेखाएं या कर्व लाइंस के रूप में हम इसको डिनोट करेंगे। अब इसकी खास बात क्या होती है सर, कोई भी दो वक्र रेखाएं या कोई भी दो कर्व लाइंस आपस में प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर आपस में प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट कर दिया, अगर किन्हीं भी दो वक्र रेखाओं या कर्व लाइन से अगर आपस में इंटरसेक्ट कर दिया तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पे दो वैल्यू होंगी। भाई इधर वाली लाइन की भी वैल्यू होगी और इधर वाली लाइन की वैल्यू होगी।
अब एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू संभव होना फिर संभव नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे अभी कि कोई भी दो वक्र रेखाएं या कोई भी दो कर्व लाइंस आपस में प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नीचे लिखिए, इसी से आगे लिखिए प्यारे बच्चों, सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं, सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं, सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं, सदिश क्षेत्र की वक्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कर्व लाइन्स ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्व लाइन्स ऑफ वेक्टर फील्ड डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कर्व लाइन्स ऑफ वेक्टर फील्ड डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डो नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये बेसिक सी कुछ विशेषताएं हमने सीखी, कुछ प्रॉपर्टी भी सीख ली हमने। किसकी? सदिश क्षेत्र की, या किसकी बात करी हमने? वेक्टर फील्ड की बात हमने कर ली। सदिश क्षेत्र की बात करी हमने, किसकी बात करी? वेक्टर फील्ड की। अगर इसके उदाहरण देखना चाहें, उदाहरण क्या होंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हुई आपके पास, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हुई, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे के सारे उदाहरण या एग्जाम्पल किस में आते हैं? सदिश क्षेत्र या किस में आते हैं? वेक्टर फील्ड में। तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने सदिश क्षेत्र में कहा कि जो सदिश राशि या जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन पॉइंट के निर्देशांक और स्थिति पर डिपेंड करेगी। पोजीशन हिलाते ही अगर उसकी स्थिति चेंज कर दिया हमने, तो स्थिति चेंज करने से उसकी वैल्यू भी बदल सकती है, उसके डायरेक्शन भी बदल सकती है, दोनों भी चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, लिखते कैसे, डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोट मैंने करके बता दिया आपको। अब देखो दूसरा क्षेत्र पढ़ते हैं हम। दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है आपका? अदिश क्षेत्र, या जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड। दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है? अदिश क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड। दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है? अदिश क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड कहते हैं। दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है हमारे पास? अदिश क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड। हेडिंग लगा लीजिए, सेकंड पॉइंट लगाइए, अदिश क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड। तो लिखिए बेसिक से डेफिनेशन, वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान, वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान, वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के, वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान, अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। ए फील्ड इन विच वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ए फील्ड इन विच वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी depends on coordinates of observation point, a field in which the value of scalar quantity, a field in which the value of scalar quantity depends on, a field in which the value of scalar quantity depends on, the value of scalar quantity depends on coordinates of observation point, coordinates of observation point is called scalar field, 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 is called scalar field। एक लाइन और लिखिए, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित करने पर, वही पीछे की तरह, इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की, इस क्षेत्र में
प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित करने पर अदिश राशि का केवल मान परिवर्तित होता है। इस क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु की स्थिति परिवर्तित करने पर केवल अदिश राशि का मान परिवर्तित होता है। 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 In this field by changing the position of observation point, by changing the position of observation point, there is also change in the value of scalar quantity. There is also change in the value of scalar quantity. क्या कहा भाई हमने कहा कि जो भी अदिश राशि होगी, अदिश क्षेत्र का मतलब क्या होगी? अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी होगी आपके पास। हमारे पास क्या होगी भाई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किस पर निर्भर करेगी? वही प्रेक्षण बिंदु के सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करेगी? कोऑर्डिनेट पे, निर्देशांक पे निर्भर करेगी। अगर प्रेक्षण बिंदु आप बदल लेते हो, अगर आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल लेते हो, तो सिर्फ और सिर्फ जो आपकी राशि थी उसके किस में परिवर्तित होगा? मान में ही परिवर्तन होगा। यहाँ दिशा का कोई लेना देना नहीं है। जब डायरेक्शन आ जाती है तो सदिश में चला जाता है। यहाँ अगर उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर हिला देते हो, उसकी स्थिति या पोजीशन को अगर हम बदल देते हैं, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जो आपकी अदिश राशि है, उसके किस में परिवर्तन होगा? मान या वैल्यू में ही परिवर्तन होगा। ठीक है। गणितीय रूप में सर कैसे लिखे? गणितीय रूप में या इन मैथमेटिकल फॉर्म कोई भी फाई मान लो और फंक्शन बता दो किसका? XYZ का। यहाँ डायरेक्शन का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम किसका है? वैल्यू का काम है। यहाँ डायरेक्शन का काम नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम किसका है? वैल्यू का काम है प्यारे बच्चों। तो लिख लीजिए गणितीय रूप या मैथमेटिकल फॉर्म, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स कमा वाई कमा जेड। इस क्षेत्र को कैसे बताया जाता है? जैसे पिछली बार बताया था मैंने कि सदिश क्षेत्र को या वेक्टर फील्ड को कैसे बनाया जाता है? वक्र या कर्व के द्वारा, वक्र रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। और उन वक्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स रेखाएं, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इस क्षेत्र को बताने के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं? पृष्ठ या सरफेस लिए जाते हैं। इस क्षेत्र को रेखाओं या वक्र की सहायता से नहीं बताते। इस क्षेत्र को बताने के लिए आपको क्या लेने पड़ते हैं? पृष्ठ या सरफेस लेने पड़ते हैं कि एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस या एक पृष्ठ ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या लेके चलते हैं? इसमें पृष्ठ या क्या लेके चलते हैं? सरफेस लेके चलते हैं। तो अगली लाइन से लिखिएगा मेरे बच्चों, अगली लाइन से लिखिएगा, इस क्षेत्र को सम अदिश पृष्ठों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस क्षेत्र को सम अदिश पृष्ठों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस सदिश क्षेत्र को नहीं, इस क्षेत्र को, अदिश क्षेत्र की बात हो रही है ना, इस क्षेत्र को सम अदिश पृष्ठों द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिस फील्ड इज डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई, दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वी स्केलर सरफेसेस। दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वी स्केलर सरफेसेस, इक्वी स्केलर सरफेसेस। दिस फील्ड इज नोटेड बाई इक्वी स्केलर सरफेसेस। कि सम अदिश पृष्ठ होते हैं और सम अदिश पृष्ठों के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। इसमें भी होता है कि कोई भी दो पृष्ठ आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट नहीं करते। अगली लाइन से लिखिए, इस क्षेत्र में कोई भी सम अदिश पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी
सम अदिश पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, कोई भी सम अदिश क्षेत्र प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी सम अदिश पृष्ठ प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इन दिस फील्ड नो टू इक्वी स्केलर सर्फेसेस, इन दिस फील्ड नो टू इक्वी स्केलर सर्फेसेस intersect each other कि कोई भी दो सम अदिश पृष्ठ एक दूसरे को आपस में क्या नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। कैसे बनेगा? जैसे मान लो ये है XY और ये ओरिजिन हो गया। जैसे ये कोई एक पृष्ठ हो गया अपने पास S1, दूसरा पृष्ठ कितना हो गया हमारे पास S2। इस पे 5 वैल्यू है, थोड़ा सा और बढ़ गई वैल्यू तो परिवर्तन 5 प्लस कितना आपके पास D5। तो एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया आपके पास। तो बना लो इसको नीचे। अब इसके उदाहरण है। टेम्परेचर हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया, गुरुत्व विभव हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ। ये सारे के सारे उदाहरण ये किसके हैं? एग्जाम्पल्स अदिश क्षेत्र में आते हैं। टेम्परेचर हुआ, गुरुत्व विभव हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हुआ, ये सारे के सारे किस में आते हैं? विद्युत विभव हुआ, आवेश घनत्व हुआ, चार्ज डेंसिटी हुई। ये सारे के सारे उदाहरण या एग्जाम्पल किसके होते हैं? ये सारी चीज़ें किस पे होती हैं? अदिश क्षेत्र में आती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से कई बार एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ जाता है डेफिनेशन के रूप में कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र की अवधारणा क्या है, समझाइए कि क्षेत्र की थ्योरी क्या है, क्षेत्र के बिहाइंड या फील्ड के बिहाइंड क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी उसमें। क्षेत्र या फील्ड क्या होता है? फील्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सदिश और अदिश में, स्केलर और वेक्टर में। तो ये था बेसिक कंसेप्ट किसका? सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र का। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे, ग्रेडियंट की ओर चलेंगे, प्रवणता, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सारी चीज़ों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना पढ़िएगा, लगातार बने रहिएगा साथ साथ। जो पढ़ाते हैं उसके डेफिनेशंस याद करते रहिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।